हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 के कुछ एमसीक्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट है। चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे क्वेश्चंस को सुनना है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस अगर किसी का है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो हम अब बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश में करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस समझौता हुआ है उसका मुख्य या केंद्रीय बिंदु, जो एम है, मकसद है, वो क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी जो यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उस यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करते हैं। तो आपको पता है जो पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता हुआ, उसके क्या मकसद था। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित था। जो आपस में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देश को कुछ फंड करेंगे, डेवलपिंग कंट्री को, जिससे उनका जो इमिशन है वो कम हो, टेक्नोलॉजी में सुधार हो, और प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिमिट रखना। ये सारी बातें पेरिस एग्रीमेंट में है, आपको पता है सारी बातें। चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। टू रिड्यूस द CFC इमिशन, उसने कभी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात नहीं करी है पेरिस एग्रीमेंट ने, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है टू एड्रेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इशू, जैव विविधता के इशू को इन्होंने नहीं उठाया। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी नहीं है। तो इनका क्या है, टू स्ट्रेंथ द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है उसके को लड़ने के लिए, वो जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उससे लड़ने के लिए आपस में लोगों की पार्टनरशिप कराना और उनको मजबूत करना। आपस में मैंने कहा ना कि विकसित देश, विकासशील देश को कुछ फंड करेंगे, ये सारी बातें इसमें ही हैं। यानी कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन करने के लिए सारे ग्लोबल को आपस में आके पार्टनरशिप करके बात करनी थी, ठीक है। ये सारी बात थी। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। इसको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कहीं गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है जो इसको अच्छे से नहीं करके गया। तो यही क्वेश्चन हिंदी में है। निम्नलिखित में से कौन पेरिस समझौते का केंद्रीय उद्देश्य था। CFC उत्सर्जन को कम करने के लिए नहीं, वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उसके लिए जो वैश्विक प्रतिक्रिया है उसको मजबूत करना है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। मेरी बात समझ में आ गई है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के स्रोत के बारे में पूछा है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा है कि नीचे कुछ सोर्स लिखे हुए हैं, क्या किसकी वजह से सॉइल का पोल्यूशन यानी कि मृदा का प्रदूषण होता है, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म डिफिकल्ट हो सकती है अगर आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मन को शांत करके सुनना है। कौन कौन से सोर्स है मृदा प्रदूषण के। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो उद्योगों से एफ्लुएंट निकलता है या उद्योगों से जो बच जाता है वो निकलता है, उसको जब हम बाहर फेंक देते हैं तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है कि नहीं, उससे होता है। तो पहला एक तो ये आएगा पक्का, ठीक है, इंडस्ट्रियों से जो एफ्लुएंट निकलता है। दूसरा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो यूट्रोफिकेशन, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है ये बताना है। लेकिन मैं बता देता हूँ, यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम होता है, ये वाटर के अंदर होता है, तो ये सोइल के अंदर नहीं है, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन में। अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, जो भी न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसको अवैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज करना। वो डिस्पोज हम भूमि पे करेंगे, सोइल में करेंगे और अवैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो ये पोल्यूशन ही करेगा, तो ये भी होगा, ठीक है। ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग, यानी कि ऑयल ड्रिल करना। आपको पता है जैसे समुद्र वगैरह में ऑयल ड्रिल करते हैं तो वहाँ पे भी पोल्यूशन होता है, लेकिन वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन पे इतना अहम रोल नहीं होता, वहाँ पे वाटर पोल्यूशन का होता है। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सॉइल पोल्यूशन के बारे में पूछा है फ्रेंड्स, मृदा प्रदूषण के बारे में। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम, जितना भी सेप्टिक सिस्टम है यानी कि जो बहुत ही खतरनाक है, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं होना, ठीक है। मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो सही बात है प्रदूषण होगा, और वो किसी भी तरह का हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है, तो ये भी होएगा। तो 1, 3 और 5 इज द राइट आंसर। तो देखते हैं, चलो 1, 3 और 5 कहाँ है। 1, 3 और 5 ये राइट आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है।
बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से देखना है। निम्नलिखित सूची से मृदा प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करिए। औद्योगिक प्रवाह हो सकता है, यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, परमाणु कचरे का अवैज्ञानिक निपटान हो सकता है, ऑफ ऑयल तेल ड्रिलिंग नहीं होगा और सेप्टिक सिस्टम का अनुचित प्रबंधन ये हो गया। तो कितना कौन कौन सा हो गया, 1, 3 और 5। और ये भी क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से ही है, आपकी यूनिट नंबर 9 है जो पेपर 1 में, उसी से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका भी 1, 3 और 5 हो गया, ये राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर करेक्ट। ये भी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, तीनों क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एक तरह से हिंदी में उर्ध्व अपादित जो उड़ जाते हैं उनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बहुत खतरनाक कंपाउंड होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये उड़ जाते हैं मतलब वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। जैसे आपने आईसीटी में पढ़ा है ना, रैम और रोम में कौन वोलेटाइल है, बताना मुझे, ठीक है, आईसीटी में भी पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं जो कोई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बारे में क्या सच है, ये पूछा है। दे कोज एसिड रेन, नहीं, अम्लीय वर्षा इनकी वजह से नहीं होती है। आपको पता है अम्लीय वर्षा किसके वजह से होती है, NO2 और SO2 की वजह से होती है, और ये वोलेटाइल नहीं है, तो ये तो नहीं जाएगा। दे में कोज कैंसर, इनकी वजह से कैंसर हो सकती है, ये बात ठीक है क्योंकि बहुत खतरनाक होती है, इनकी वजह से कैंसर हो सकती है। तीसरा, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग। जो फोटोकेमिकल स्मोग बनता है, स्मोग है ये, स्मोग क्या होता है, स्मोक प्लस फोग, स्मोक प्लस फोग, स्मोक प्लस फोग इज स्मोग, ठीक है ना। तो जो फोटोकेमिकल स्मोग बनता है, ठीक है ना, वो उसके अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और आपको पता है फोटोकेमिकल स्मोग एक तरह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो ये भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का काम होता है, इनकी वजह से ही फोटोकेमिकल स्मोग होता है। तो इसमें दूसरा और तीसरा राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है, अच्छे से देखना है, दूसरा और तीसरा ये राइट आंसर है। इसी क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में देखें, चलो हिंदी में बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, नहीं, उन्हें कैंसर हो सकता है इनसे, यह ठीक है। ये फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये दोनों ठीक है, यानी कि 2 और 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हिंदी में हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है और ये मैच का है। मैच और स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैच करना है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, और नीचे और कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड और इथनोग्राफिक मेथड, इनको मैच करना है कौन सा मेथड सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो बताइए एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है। आपको पता है एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका रिलेशन देखते हैं, ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना, और वो क्या होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होते हैं, आपको पता है लेबोरेटरी वगैरह में होते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, देखो ये रहा, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर एप्रोप्रिएट कंट्रोल इम्पोज्ड। दिख गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, समझ में आया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। आपको पता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐड और सेल का हमने लेके देखा था, ऐसे एक इकोनॉमिक्स का एग्जांपल आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। और ये एप्रोप्रिएट या कंट्रोल कंडीशन में होते हैं एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी वगैरह में होते हैं। तो ए का आ गया 3, एक्सपेरिमेंटल ये हो गया। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड बी कह रहा है, और एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है, आपको पता है कोज एंड इफेक्ट वाली बात है, यानी कि किसी इफेक्ट का पता लगाना, ठीक है, या जो इफेक्ट हुआ है वो किस कारण से हुआ है ये पता लगाना। तो ये इसमें कौन सा आएगा, कंडक्टिंग ए प्रोब इनटू कैजुअल फैक्टर कॉज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, यानी कि जो इफेक्ट आ चुका है उसका कारण क्या है, कैजुअल फैक्टर को देखना ही क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है। तो बी इसका आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, प्लीज़ ध्यान से देखना, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ध्यान से नहीं देखा तो। और डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में क्या होता है, आपको पता है इसमें जो करंट स्टेटस होता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन की बात करता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। स्टडी डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमिना, ये हो गया सी का, ठीक है।
और अगर बात करें इथिनोग्राफिक रिसर्च है लास्ट में डी, और इथिनोग्राफी निर्जातीय शोध की बात करें तो आपको पता है लोग किस कंडीशन में अभी रह रहे हैं और ये सारा कल्चर वगैरह का पता करना इसमें आता है, यानी कि ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वे पीपल बिलीव एंड एक्ट इन ए पर्टिकुलर। तो ये आ गया डी का ऑप्शन, ठीक है, इथिनोग्राफिक। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या क्या चला गया, ए का 3 चला गया, डी का 4 चला गया और सी का 2 और डी का 1, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखें, हिंदी वालों इसको अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 4 रिसर्च मेथड हो रहे हैं साथ में, ठीक है। प्रायोगिक विधि क्या होती है, प्रायोगिक विधि उपयुक्त नियंत्रण के तहत आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के हेरफेर का प्रभाव का अध्ययन होता है, ठीक है। अगर बात करें एक्स पोस्ट या पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि, इसमें क्या होता है, इसमें होता है अब साक्ष्य प्रकट के आधार पर कारण कारकों में जांच का आयोजन करना, ठीक है। और अगर बात करें वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, तो इसमें क्या होता है, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि में घटना की वर्तमान स्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन के लिए अध्ययन करना, ठीक है। और अगर बात करें निर्जातीय शोध की या नरवंश विज्ञान विधि की, तो इसके अंदर अपना ऑप्शन 1 था और वो ऑप्शन क्या कहता है, लोगों के विश्वास करने और किसी विशेष कार्य करने का विस्तृत विवरण हो गया, ये डी हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, इनको नोट डाउन कर लें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन में शांति रखें, सब बहुत बढ़िया होगा। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, बस मन में शांति रखना है, सब बहुत बढ़िया होगा, जल्दी ही बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आप हौसला बनाए रखें, पेशेंस रखें, सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड से ही लिया गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है चांस और एक्सीडेंटल एरर, दो तरह की एक तरह से सामान्यतः एरर होती है जब आप रिसर्च करते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर को लेते हैं और एक चांस और एक्सीडेंटल एरर को लेते हैं। और इसके बारे में कहा गया है कि चांस और एक्सीडेंटल एरर क्या कहता है कि इन रिसर्च विल कॉज ऑब्टेन रिजल्ट्स टू डिपार्ट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू एज ऑफन इन वन डायरेक्शन और इन अनदर। ये कह रहा है कि जो चांस और एक्सीडेंटल एरर होती है उसका जो ट्रू वैल्यू आनी थी उसकी एक डायरेक्शन से दूसरी, मतलब जो आप अगर एरर नहीं होगी तो ट्रू वैल्यू आएगी, सच वैल्यू आएगी। तो ये कह रहा है अगर चांस या एक्सीडेंटल एरर हो गई किसी भी रिसर्च में तो जो जो अपने को वैल्यू प्राप्त हुई है वो जो ट्रू वैल्यू है उसके एक या दूसरी दिशा में कहीं ना कहीं हेरफेर मिलेगी, एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में अगर चांस और एक्सीडेंटल एरर आती है। तो ये बात कह रहा है, तो ये बात ठीक है, ऐसा ही होता है क्योंकि चांस में आ रहा है, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में वो एरर आया है, क्योंकि चांस से आया, एक्सीडेंटल से आया है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है कि एरर आ जाए, या ट्रू वैल्यू के किस डायरेक्शन में जाता है हमें पता नहीं। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है जो सिस्टमेटिक एरर है वो कॉज ऑब्टेन रिजल्ट इन रिसर्च टू वेरी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब वहाँ पे देखना है किसी भी डायरेक्शन में होगा और इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, कारण ये सिस्टमेटिक है, अगर एक में आ गई तो उसी डायरेक्शन में आती रहेगी ना, क्योंकि सिस्टमेटिक है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में पहले आ गई उसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरर दिखाएगा ट्रू वैल्यू का, तो ये ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट भी स्टेटमेंट ठीक है और सेकेंड भी स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 1 both statement 1 and statement 2 are correct, तो राइट ऑप्शन इज 1, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिसर्च एरर से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, हिंदी में भी देख लो। अनुसंधान में संभावना या आकस्मिक त्रुटियों के परिणाम स्वरूप वास्तविक मूल्य से एक दिशा में या किसी अन्य स्थान पर प्रस्थान करने के परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि जो वास्तविक वैल्यू आएगी यानी कि वास्तविक मूल्य होगा उससे एक दिशा या किसी अन्य दिशा में कोई ना कोई परिणाम प्राप्त होंगे अगर आकस्मिक त्रुटि है तो। और अगर दूसरा कह रहा है अगर व्यवस्थित त्रुटि है तो उसके कारण जो त्रुटि आएगी वो किस में आएगी, एक विशेष दिशा में ही होगी, क्योंकि व्यवस्थित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, ठीक है। कथन ए और कथन दोनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है मल्टीमीडिया प्रोवाइड ए कल्चर टीचिंग, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा आईसीटी इसमें मिक्स है। ये कह रहा है इंटरएक्टिव एंड मल्टीमीडिया सिस्टम प्रोवाइड फॉर ए न्यू कल्चर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये कह रहा है जो भी इंटरएक्टिव मीडिया है, इंटरेक्शन जैसे हम यूट्यूब से पढ़ते हैं या किसी एप्लीकेशन से, वेबसाइट से, जो भी वाइट बोर्ड से पढ़ते हैं, तो ये मल्टीमीडिया सिस्टम है, ये टीचिंग और लर्निंग का एक नया कल्चर विकसित कर रहे हैं, ये बात ठीक है, स्टेटमेंट 1 ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम, जो भी वर्चुअल क्लासरूम होती है, आभासी क्लासरूम होती है,
वो कन्वर्ट स्टूडेंट इनटू सेंसलेस ह्यूमनॉइड्स। ऐसा थोड़ी होता है कि जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, वो जो स्टूडेंट को सेंसलेस बना देती है, ऐसा थोड़ी है, ये गलत है भाई, ठीक है। ये तो आप टीचर पे सब चीज़ें डिपेंड करती है, एक सही है दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देखें, चलो हिंदी में देखते हैं। इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया सिस्टम शिक्षण और सीखने के लिए एक संस्कृति प्रदान करते हैं, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम छात्रों को संवेदनाहीन मानववाद में परिवर्तित करता है, ना ना ऐसा मत बोलिए, ऐसा ऑप्शन तो कभी जा ही नहीं सकता। तो एक सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ये सोचने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर रिलैक्स होकर सोचोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज ए प्री कंडीशन फॉर अचीविंग इक्विटी इन एजुकेशन। ये कह रहा है एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटी है उसमें समानता होगी तभी आगे जाके, है ना, एक एजुकेशन में समानता आएगी, और जो एजुकेशनल की अपॉर्चुनिटी देना ये सबसे पहली कंडीशन है। तो सही बात है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी होगी तभी तो आगे जाके एजुकेशन में इक्विटी आएगी, ये बात ठीक है, कोई गलत नहीं है। दूसरा कह रहा है इक्विटी इन एजुकेशन, जो शिक्षा में जो इक्विटी है कैन बी अचीव्ड, वो प्राप्त की जा सकती है विदाउट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। कह रहे हैं कि अगर बिना अपॉर्चुनिटी के भी क्या है एजुकेशन की इक्विटी हमें प्राप्त हो सकती है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी तो चाहिए, बिना अपॉर्चुनिटी कैसे हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल ही। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेंगे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखते हैं, चलो बात करते हैं हिंदी में इस क्वेश्चन की। शिक्षा में इक्विटी हासिल करने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता एक पूर्व शर्त है, ठीक है। शैक्षिक अवसरों की समानता के बिना शिक्षा में समानता प्राप्त की जा सकती है? नहीं, अवसरों के बिना समानता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो कथन 1 ठीक है और कथन 2 क्या है, गलत है। तो ये हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमने कुछ पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, कुछ आईसीटी और मिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन है, ठीक है, और मैथ्स का भी क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन लिया है। तो इन क्वेश्चंस में आपको एक एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। अगर हम कम क्वेश्चन करें कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। मुझे लगता है हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन में हमें कंसेप्ट क्लियर करना आना चाहिए, ठीक है ना। हर क्वेश्चन की कोई ना कोई डेप्थ होती है, उस डेप्थ को आपको फील करना आना चाहिए, तभी सारी चीज़ें हमसे सॉल्व होगी। और प्लीज़ आप किसी भी तरह की टेंशन ना लें, अपने मन को, अपने चित्त को रिलैक्स रखें, शांति रखें, सब बढ़िया हो जाएगा। आप अपने आप को पहले सेफ रखें, तब पूरा समाज सेफ हो जाएगा। हम अपनी गारंटी लेना, फिर धीरे धीरे हम सबकी वो सोच सकते हैं। आप अपने आप को ही पूरा अच्छे से रखें, मास्क लगा के रखें, और बाहर अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी जाएं, वरना ना जाएं। और पढ़ाई हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो रही है तो ज़्यादा टेंशन मत लें, क्योंकि बहुत सी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, तो टेंशन में कई बार पढ़ाई नहीं भी होती। तो कोई बात नहीं है, जब टाइम ठीक होगा, चीज़ें ठीक होगी, ऐसी तो रहनी नहीं है, तो हो जाएगा। आप प्रेशर ना लें माइंड पे, क्योंकि एक तो सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है, ऊपर से आप प्रेशर और ले लेंगे माइंड पे पढ़ाई का, तो और डिस्टर्ब हो जाएगा घर का माहौल, आपका दिमाग, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए, पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है तो बर्डन लेके पढ़ाई मत कीजिए, टाइम मिल रहा है तो करिए, कोई बात नहीं। पहले फैमिली का, आसपास का, समाज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो चलता रहेगा जीवन में, मेरी बात समझ रहे हो। हेडेक लेके कुछ भी काम नहीं करना, टेंशन लेके कोई भी काम नहीं करना, मन को रिलैक्स करके ही सारी बातें करनी, सब कुछ यहीं रह जाता है। आपने देख लिया ना, जब तक आपकी जो खुशी है ना, पहले वो काम करिए, सब फिर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। किसी चीज़ को बर्डन लेके ना करें, आप खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।